BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम चैप्टर 151 टू 160 अध्याय 151 आध्यात्मिक क्षेत्र की आत्मा भयानक क्षमता। जब गूही ने इसका उल्लेख किया तो वह छोटी सी जो खुशी से नाच रही थी एक पल में उड़ गई और जल्द ही गूही के सामने उड़ गई, अपनी पनाहरी आंखें झपकाते हुए। गूही की निगाह में छोटी सी की पीठ पर पंख अचानक कंपन करने लगे और उसके शरीर से चमकदार सात रंग की रोशनी निकलने लगी। गूही उत्सुकता से छोटी सी को देख रहा था जब अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अचानक छोटी सी से एक भयानक आध्यात्मिक दबाव महसूस किया जिससे गूही की आत्मा अनिच्छा से कांप उठी। गूही की अभिव्यक्ति कुछ हद तक भयानक रूप से बदल गई। यह एक आध्यात्मिक क्षेत्र की आत्मा है। उसका आध्यात्मिक क्षेत्र पहले से ही नश्वर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था और यह उसे इस आत्मा को कांपता हुआ महसूस करा सकता था जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र की आत्मा होनी चाहिए। अपनी आत्मा में एक फटने वाली भावना महसूस करते हुए गूही ने जल्दी से कहा, जल्दी करो कयर, जल्दी से रुको। गूही की आवाज सुनकर नन्हे ने उलझन में पलकें झपकाईं और भयानक आध्यात्मिक दबाव तुरंत ज्वार के पानी की तरह कम हो गया। ओह, अपनी आत्मा पर दबाव कम होते हुए महसूस करते हुए गूही आखिरकार एक लंबी सांस ले सका। अभी की भावना वास्तव में भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा समुद्र की लहरों की विशाल असीम लहर में स्थित थी जो तूफानों और बारिश के हमले का सामना कर रही थी और किसी भी समय डूब जाने की संभावना थी। थोड़ी देर बाद गूही धीरे धीरे ठीक हो गया। उसका रंग धीरे धीरे फिर से शांत हो गया, लेकिन जब उसने अपने सामने नन्हे को देखा तो उसकी आंखों में अभी भी एक अनजाने डर की झलक थी। इस नन्हे में वास्तव में एक आध्यात्मिक क्षेत्र की आत्मा थी। ये बस अविश्वसनीय था। हालांकि उसका वर्तमान आध्यात्मिक क्षेत्र नश्वर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र की आत्मा तक पहुंचने के लिए उसे केवल एक कदम की आवश्यकता थी। लेकिन गूही अपने दिल में जानता था कि यह कदम उठाना आसमान पर चढ़ने जितना ही मुश्किल था। और गूही ने अपनी आंखों में आश्चर्य की झलक के साथ कयर को देखा। दूसरा, छोटी के पास आध्यात्मिक क्षेत्र की आत्मा है और वह बहुत शक्तिशाली है। पूरी ताकत के साथ वह एक डूसेंट मार्शल कलाकार से मुकाबला कर सकती है। डूसेंट के दायरे से नीचे छोटी के हाथों में प्रतिशोध की कोई गुंजाइश नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र की आत्मा का भयानक दबाव ही दुश्मन को तुरंत दबा सकता है। तीसरा, छोटी अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक कलाओं में पारंगत है। वह भ्रम पैदा कर सकती है, अपनी आकृति को छिपा सकती है। यहाँ तक कि साधारण डूसेंट मार्शल कलाकार भी भ्रम में पूरी तरह से खो जाएगा। साथ ही छोटी बाहरी आध्यात्मिक शक्तियों को अलग करने और दूसरों को जांच करने से रोकने के लिए आध्यात्मिक अवरोध पैदा कर सकती है। चौथा, छोटी तार्किक शक्तियों को अवशोषित कर सकती है और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऊर्जा को संघनित कर सकती है। ये क्षमता वह है जिसे गूही सबसे अधिक महत्व देते हैं। केवल इस क्षमता के आधार पर गूही सीधे 8 महान प्राचीन कुलों की छोटी दुनियाओं के बराबर एक खेती की पवित्र भूमि बना सकते हैं और 8 महान प्राचीन कुलों को भी पार कर सकते हैं। ये छोटे बच्चे की क्षमताएं हैं जिन्हें गूही ने अब तक परीक्षणों के माध्यम से समझा है। इन्हें समझने के बाद गूही अपने दिल में चौंक गए। छोटा बच्चा वास्तव में एक दुर्लभ प्राचीन प्रजाति है। इन 4 क्षमताओं में से प्रत्येक अकेले पूरे डूबी हुई महाद्वीप को चौंकाने के लिए पर्याप्त होगा। फिर भी छोटे बच्चे के पास सभी 4 महान क्षमताएं हैं जो वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह प्राचीन काल में शीर्ष बलों द्वारा प्रतिष्ठित थी। बेशक छोटे बच्चे की कुछ क्षमताओं को समझने के बाद गूही ने उसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति को भी समझा। 9 रंग के पवित्र कमल में मूल रूप से एक डूसंत के बराबर ताकत थी और उसकी आत्मा शक्ति भयानक त्यान क्षेत्र तक भी पहुंच सकती थी। लेकिन अब छोटे बच्चे का स्रोत क्षतिग्रस्त हो गया है, इसलिए वह केवल साधारण डूसेंट मार्शल कलाकारों से ही मुकाबला कर सकती है। छोटी बच्ची के स्रोत को हुए नुकसान को बहाल करने के लिए स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों का उपयोग किया जाना चाहिए। छोटी बच्ची की वर्तमान ताकत के साथ केवल 8वीं कक्षा की स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों का ही उसके स्रोत को बहाल करने का प्रभाव होगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ भी छोटी बच्ची पहले से ही इतनी भयानक है। यदि उसका स्रोत धीरे धीरे बहाल किया जाता है तो उसकी विभिन्न क्षमताएं निसंदेह और भी भयानक हो जाएंगी। जब वह प्राचीन काल में अपने चरम पर थी तो 9 रंगों वाला पवित्र कमल डूसंतों से भी मुकाबला करने में सक्षम था। ये सोचकर गूही का दिल जलने से नहीं बच सका। लेकिन जब उसने अपनी वर्तमान ताकत के बारे में सोचा तो गूही चुप हो गया। आगे का रास्ता लंबा है। मंडप में गूही ने खुद के लिए एक कप चाय डाली और चुपचाप आह भरी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ 8वीं कक्षा की स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने प्राप्त करना वास्तव में बहुत मुश्किल होगा। कदम दर कदम और सिस्टम के अस्तित्व के साथ मेरी ताकत तेजी से बढ़ेगी। अंततः मैं नन्हे के स्रोत को पूरी तरह से बहाल कर पाऊंगा। जब उसने कहा कि वह पहले जा रहा है तो नन्हे के चेहरे पर उदास और अनिच्छुक भाव को याद करते हुए गूही ने मन ही मन अपने दिल में एक निर्णय लिया। सबसे जरूरी काम नन्हे के रहने के लिए जगह ढूंढना है। सिस्टम स्पेस हमेशा शांत और वीरान रहता है। नन्हे के लिए वहां लंबे समय तक रहना निश्चित रूप से आरामदायक नहीं होगा। नहीं, गूही चाहते थे कि जीवंत और मनमोहक नन्हा हमेशा उस अंधेरे स्थान में रहे। इसके अलावा नन्हे की क्षमताओं को सिस्टम स्पेस में बंद रखना एक बहुत बड़ी बर्बादी होगी। सिर्फ तार्किक शक्तियों को अवशोषित करने और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऊर्जाओं को संघनित करने की उसकी क्षमता के आधार पर गूही एक अत्यंत ऊर्जा समृद्ध खेती की पवित्र भूमि बना सकता है। अगर वह लिटिल मेडिकल इमोर्टल और अन्य को वहां रखता है तो निस्संदेह यह उनकी खेती को बेहतर बनाने में बहुत मदद करेगा। अध्याय 152 घाटी में अजगर। लेकिन हमें छोटे आदमी को कहाँ रखना चाहिए? मंडप में गूही ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसने छोटे को अपने आंगन में रखने के बारे में सोचा। हालांकि उसके आंगन में बहुत ज्यादा आवाजाही थी। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के बुजुर्ग लगभग हर महीने गोलियां लेने उसके पास आते थे। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के मानद बुजुर्ग के रूप में यह उसका कर्तव्य था। चूंकि उसे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय द्वारा दिए जाने वाले उदार उपचार का आनंद मिला, इसलिए वह मना नहीं कर सका। गूही को क्लाउड मिस्ट संप्रदाय से कुछ लगाव महसूस हुआ।
आखिरकार अतीत में संप्रदाय के मजबूत समर्थन के बिना वह इतनी जल्दी किमिया राजा नहीं बन पाता। इसलिए भले ही गूही को अब क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसका वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। बेशक अगर परिस्थिति की मांग होती तो गूही जिद्दी नहीं होता और जरूरत पड़ने पर वहां से चला जाता। इतने सारे बाहरी लोगों के आने जाने के कारण छोटे को अपने आंगन में छोड़ना उचित नहीं था। छोटे बच्चे की क्षमताओं को देखते हुए कम से कम यातायात वाला एकांत स्थान सबसे अच्छा विकल्प होगा। वह पर्वत श्रृंखला जहां गूही अक्सर एकांत में जाता था, एक अच्छा विकल्प लग रहा था। हालांकि वह पर्वत श्रृंखला क्लाउड मिस्ट संप्रदाय से काफी दूर थी। गूही छोटे बच्चे की असाधारण क्षमताओं को संजोए हुए था। छोटे बच्चे को बहुत दूर रखना जोखिम भरा हो सकता था अगर कुछ हुआ और गूही समय पर नहीं पहुंच पाया। यह अनुचित लग रहा था। हालांकि छोटा बच्चा साधारण मार्शल संतों को भी आसानी से संभाल सकता था, लेकिन कम आबादी वाले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शक्तिशाली घुमक्कड़ हो सकते थे। लेकिन क्या होगा अगर कोई मजबूत व्यक्ति महाद्वीप की यात्रा करना पसंद करता है और छोटे बच्चे से मिल जाता है? यह अच्छा नहीं होगा। पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। अब गूही के लिए छोटा बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था। वह किसी भी खतरनाक जगह के बारे में नहीं सोचना चाहता था। गूही ने कुछ जगहों के बारे में सोचा, लेकिन ध्यान से सोचने के बाद हार मान ली। आधे घंटे बाद गूही ने अचानक अपना चाय का प्याला नीचे रखा और क्लाउड मिस्ट सैक के पीछे की ओर देखा। वह क्लाउड मिस्ट सैक का निषिद्ध क्षेत्र था, जहां पीछे का पहाड़ स्थित था। शायद पीछे का पहाड़ एक अच्छी जगह है। जैसे कि कुछ एहसास हुआ हो, गूही की गहरी आंखें धीरे धीरे चमक उठी। क्लाउड मिस्ट सैक का नाम क्लाउड मिस्ट माउंटेन के नाम पर रखा गया था। वास्तव में क्लाउड मिस्ट माउंटेन बहुत बड़ा था और क्लाउड मिस्ट सैक द्वारा कब्जा किया गया हिस्सा पूरे पहाड़ का सिर्फ 10वां हिस्सा था। चूंकि क्लाउड मिस्ट सैक क्लाउड मिस्ट माउंटेन के सामने स्थापित किया गया था, इसलिए शेष भाग को क्लाउड मिस्ट सैक का पिछला पहाड़ कहा जाता था। और यह वह पिछला पहाड़ था जिसे गूही ने अब छोटे बच्चे को बसाने के लिए जगह के रूप में सोचा। गूही की वर्तमान सर्वोच्च गहन क्षेत्र आत्मा शक्ति के साथ वह अपनी आत्मा शक्ति को पूरी तरह से मुक्त करके पूरे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय को घेर सकता था। जब तक गूही चाहता, क्लाउड मिस्ट माउंटेन पर कोई भी हलचल उसकी नजर से बच नहीं सकती थी। इसके अलावा छोटी सी आत्मा का क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र तक पहुंच गया था। खतरे की स्थिति में वह गूही को सूचित करने के लिए तुरंत अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग कर सकती थी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्लाउड मिस्ट सैक का पिछला पहाड़ निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प था। इसके बाद क्लाउड मिस्ट माउंटेन का पिछला पहाड़ क्लाउड मिस्ट सैक का निषिद्ध क्षेत्र है और संप्रदाय के गुरु के आदेश के बिना किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इससे यह भी पता चला कि क्लाउड मिस्ट सैक के पिछले पहाड़ में लगभग कोई मानवीय गतिविधि नहीं है। कुछ चौथे और पांचवें क्रम के जादुई जानवर वहां जीवित रहते हैं, लेकिन वे छोटी सी के लिए कोई खतरा नहीं है। यहाँ तक कि यदि क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के उच्च पदस्थ सदस्य संप्रदाय गुरु के आदेश से पीछे के पहाड़ में प्रवेश करते हैं, तो भी छोटी सी द्वारा निर्मित आत्मा भ्रम के प्रभाव में वे उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा पाते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र की आत्माओं की शक्ति निर्विवाद है, यहाँ तक कि पूर्व संप्रदाय गुरु युनशान भी आत्मा भ्रम में फंस जाएगा। इसके अलावा क्लाउड मिस्ट सैक का पिछला पहाड़ गूही के आंगन के बेहद करीब है और अपनी आत्मा शक्ति को मुक्त करने की क्षमता के साथ गूही तुरंत पीछे के पहाड़ के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकता है। भविष्य में शिष्यों को साधना के लिए छोटे के क्षेत्र में लाना भी बहुत सुविधाजनक होगा। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद गूही ने आखिरकार एक अंतिम निर्णय लिया। वह था छोटे को क्लाउड मिस्ट सैक के पीछे के पहाड़ पर रखना। निर्णय लेने के बाद गूही ने अब और संकोच नहीं किया। उसने अपनी सारी आत्मा शक्ति को मुक्त कर दिया और क्लाउड मिस्ट सैक के पीछे के पहाड़ की ओर बढ़ गया। वह छोटे को बसाने के लिए फैंग शुई खजाना चुनना चाहता था और बीस्ट माउंटेन रेंज में घाटी जैसा इलाका एकदम सही होगा। ... जंगल बहुत बड़ा था और पत्तियों के बीच से छनकर धूप की किरणें आ रही थी। जादुई जानवरों की दहाड़ जंगल में गूंजती थी और सूखे पत्ते गिरते समय सरसराहट करते थे। क्लाउड मिस्ट माउंटेन के भीतर यह एक घना आदिम जंगल था, जिसमें ऊंचे ऊंचे प्राचीन पेड़ थे जो बादलों तक पहुंचते थे, जिससे सूरज की रोशनी नहीं आती थी। इसके भीतर भोजन की तलाश में कई चौथे और पांचवें क्रम के जादुई जानवर घूम रहे थे। धुंधले आदिम जंगल में जादुई जानवरों की कभी कभार दहाड़ से सन्नाटा टूट जाता था। छठी क्रम से नीचे के जादुई जानवर भयंकर और खूनी थे। जीवित रहने के लिए घने जंगल में अक्सर झड़पें और हत्याएं होती थी, जिससे इस आदिम जंगल की शांति भंग हो जाती थी। फिर भी क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के सबसे गहरे हिस्से में बिल्कुल बीच में हमेशा के लिए सन्नाटा था। यहाँ आने वाला कोई भी जादुई जानवर डर और भय के लक्षण दिखाता और फिर जल्दी से भाग जाता। जादुई जानवरों की दुनिया में ताकत का सम्मान किया जाता था। जाहिर है ये शांत जगह इस क्षेत्र के जादुई जानवरों के बीच एक राजा का घर था। ये पहाड़ों से घिरी एक घाटी थी जिसका केवल एक ही प्रवेश द्वार था। घाटी के अंदर ऊर्जा भरपूर थी और विभिन्न पौधे प्रचुर मात्रा में पनप रहे थे। घाटी के एक कोने में एक गहरा और ठंडा तालाब था, जिसकी चौड़ाई और गहराई दर्जनों गज थी। इस समय तालाब के तल पर एक विशाल प्राणी चुपचाप लेटा हुआ था। यह एक विशाल अजगर था जो नीले रंग के तराजू से ढका हुआ था। इसका शरीर 10 गज तक फैला हुआ था और एक सींग उसके क्रूर सिर से एक लंबे भाले की तरह निकला हुआ था, जो एक ठंडी और भयानक चमक उत्सर्जित कर रहा था, मानो वह एक पल में दुनिया को चीर कर रख दे। अजगर एक तेज और भयानक आभा बिखेर रहा था, जो निश्चित रूप से एक 5वें क्रम का जादुई जानवर था। क्लाउड मिस्ट माउंटेन में एक 5वें क्रम का जादुई जानवर इस आदिम जंगल का शासक बनने के लिए पर्याप्त था। ये वास्तव में इस अजगर के अस्तित्व के कारण ही था कि यह घाटी क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के पीछे के पहाड़ में एक दुर्लभ शांत स्थान बन गई। इस समय अजगर तालाब के तल पर चुपचाप लेटा हुआ था, आंखें बंद करके शांतिपूर्ण नींद की अवस्था में काफी संतुष्ट दिख रहा था। तभी एक शक्तिशाली आत्मा शक्ति बहकर आए और तेजी से वापस लौटी, घाटी के ऊपर हवा में मंडराते हुए। ये घाटी बुरी नहीं है।
एक हार्दिक और आश्चर्यचकित आवाज के साथ एक सफेद कपड़े वाला व्यक्ति अचानक घाटी में दिखाई दिया, जो गहरे और ठंडे तालाब के किनारे खड़ा था। सफेद कपड़े वाले व्यक्ति ने अपनी आभा नहीं छिपाए और नींद की अवस्था में अजगर को अचानक खतरे का आभास हुआ। उसकी विशाल पुतलियों में भयंकर क्रोध चमक उठा और वह तेजी से ठंडे तालाब की तल से ऊपर उठ गया। धमाका! अगले ही पल पहले से शांत गहरा और ठंडा तालाब हिंसक रूप से हिल उठा और दसियों गज ऊंचा एक विशाल जल स्तंभ आसमान में उछल गया। अध्याय 153 सितारों की शक्ति को अवशोषित करना। दहाड़! जैसे ही अजगर दिखाई दिया, उसकी आंखें तांबे की घंटियों के आकार की सीधी सफेद कपड़े वाले आदमी को घूर रही थी। एक ठंडी और भयंकर मंशा प्रकट हुई, जैसे कि वह धीरे से दहाड़ रहा हो, मानो ये घोषणा कर रहा हो कि यह उसका क्षेत्र है। सफेद कपड़े वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि गूहे था। अपने सामने विशालकाय अजगर को देखते हुए गूहे के होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी। अप्रत्याशित रूप से एक सुखद आश्चर्य है। गूहे ने अपने व्यापक ज्ञान के साथ स्वाभाविक रूप से अपने सामने प्राणी को पहचान लिया। इस जानवर को ब्लू स्केल जायंट पायथन कहा जाता था, जो शीर्ष स्तरीय 5वें क्रम के जादुई जानवर वंश का था। एक संक्षिप्त अनुभूति के बाद गूहे को पहले से ही पता था कि यह ब्लू स्केल जायंट पायथन 5वें क्रम के जादुई जानवर के शिखर पर पहुंच गया था। जादुई जानवरों की ताकत सीधे उनके वंश के स्तर के साथ बढ़ती है। इस ब्लू स्केल जायंट पायथन की ताकत स्पष्ट रूप से अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी और भविष्य में महत्वपूर्ण अवसरों के बिना इसके लिए छठे क्रम के दायरे में प्रवेश करना मुश्किल हो सकता था। हालांकि गूहे को इसकी चिंता नहीं थी। उसने जिस बात पर ध्यान केंद्रित किया वह ये था कि यह ब्लू स्केल जायंट पायथन सर प्रकार के जादुई जानवरों से संबंधित था, जो इसे किंगलिन के ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल्स के लिए एकदम सही बनाता है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि उस लड़की किंगलिन की ताकत थोड़ी और बेहतर न हो जाए। तब तक मैं उसे यह ब्लू स्केल जायंट पायथन दे सकता हूँ। अपने सामने उग्र ब्लू स्केल जायंट पायथन को देखते हुए गूहे का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। हर चीज से अधिकतम लाभ उठाने का सिद्धांत यहाँ लागू होता है। ये ब्लू स्केल जायंट पायथन कम से कम एक शीर्ष स्तरीय 5वां क्रम का जादुई जानवर युवा किंगलिन के बड़े होने तक अभी भी एक सुरक्षात्मक भूमिका निभा सकता है। दहाड़! विशाल अजगर अपने सामने मानव को अपनी चेतावनी की अवहेलना करते देख और भी क्रोधित हो गया। अब और अधिक सहन न कर पाने के कारण उसने अपने विशाल शरीर को मोड़ दिया, जिससे एक जल स्तंभ बना जिसने सीधे गूहे पर हमला किया। काफी गुस्सा। अचानक पानी के स्तंभ का सामना करते हुए गूहे ने थोड़ा मुस्कुराया और लापरवाही से ब्लू स्केल जायंट पायथन की ओर थप्पड़ मारा। एक मजबूत हथेली का निशान तुरंत संघनित हो गया और पानी के स्तंभ की ओर फट गया। संपर्क के क्षण में विशाल पानी का स्तंभ तुरंत विघटित हो गया, लेकिन हथेली का निशान अपरिवर्तित रहा। पानी के स्तंभ को तोड़ते हुए ये ब्लू स्केल जायंट पायथन की ओर बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। ये दृश्य देखकर ब्लू स्केल जायंट पायथन ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके सामने मौजूद इंसान ऐसा नहीं था जिसे वह भड़का सके। उसके विशाल पुतलियों में डर चमक उठा और उसने सहज रूप से बचने के लिए ठंडे तालाब में गोता लगाने की कोशिश की। हालांकि अचानक कुछ और भी भयानक हुआ। एक शक्तिशाली दबाव पड़ा और उसने पाया कि उसका शरीर अब हिल नहीं सकता। भयानक दबाव के तहत ब्लू स्केल जायंट पायथन केवल विशाल हथेली को पास आते हुए देख सकता था। उसके खून से भरे मुंह से एक भयानक दहाड़ निकली। धमाका! विशाल हथेली ने ब्लू स्केल जायंट पायथन पर प्रहार किया, जिससे वह भारी चोट लगने के कारण तुरंत बेहोश हो जाना। ठंडे तालाब में गिरने वाले ब्लू स्केल जायंट पायथन के बेहोश शरीर को देखकर गूहे का दिल धड़क उठा। उसने जीची तियानिया को सक्रिय किया, तुरंत पायथन के शरीर को पकड़ लिया और फिर उसे सीधे सिस्टम स्पेस में संग्रहित कर दिया। अब से मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। गूहे के होंठ मुस्कुराहट में मुड़ गए, स्पष्ट रूप से एक अच्छे मूड में। इस ब्लू स्केल जायंट पायथन का स्वभाव उग्र था। इसे किंगलिन को सौंपने से पहले गूहे ने इसे ठीक से प्रशिक्षित करने का इरादा किया, अन्यथा ये छोटी लड़की को डरा सकता था। अगर यह जानवर अच्छा व्यवहार करता तो गूहे इसके रक्त स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ अमृत बनाने में कोई आपत्ति नहीं करता। शायद इस ब्लू स्केल जायंट पायथन की ताकत को अंत में और बेहतर बनाया जा सकता है। छठे क्रम के दायरे तक पहुंच सकता है या यहाँ तक कि 7वें क्रम के दायरे तक भी पहुंच सकता है। इसे रक्त रेखा की सीमाओं को तोड़ना माना जाएगा। ब्लू स्केल जायंट पायथन को वश में करने के बाद गूहे ने और देर नहीं की। उन्होंने सिस्टम स्पेस में प्रवेश किया, छोटे को कुछ निर्देश दिए और फिर पूरे 9 रंग वाले पवित्र कमल को सिस्टम स्पेस से बाहर ले गए। घाटी में ठंडे तालाब के पास अचानक एक थोड़ा बड़ा 9 रंग का पवित्र कमल दिखाई दिया। जिस क्षण 9 रंग का पवित्र कमल दिखाई दिया, कमल के पत्तों से एक हरा प्रकाश निकला, जिससे कई की आकृति प्रकट हुई। जैसे ही छोटी बच्ची बाहर आई, उसकी आंखें तुरंत इधर उधर घूमने लगी। हरी आंखें झपकने लगी और उसके छोटे चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। जाहिर है, सिस्टम में धुंधले स्थान की तुलना में इस घाटी के वातावरण ने छोटी बच्ची को बहुत संतुष्ट किया। कैर, अब से ये तुम्हारा घर होगा। उत्साहित छोटी बच्ची को, जो नाच रही थी और उछल रही थी, देखकर गूहे ने धीरे से कहा, ये घर, मेरा एक घर है। गूहे के शब्दों को सुनकर छोटी बच्ची और भी उत्साहित हो गई। एक बच्चे की आवाज में चिल्लाने लगी। गूहे के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसकी पीठ पर पंख हल्के से फड़फड़ाए। गूहे ने असहाय होकर छोटे को अपने हाथों में पकड़ लिया, गहरे ठंडे तालाब की ओर इशारा करते हुए, और धीरे से कहा, कैर, तुम्हारा मूल शरीर अब से इस ठंडे तालाब में रहेगा। ये सुनकर कैर ने अपनी हरी आंखें झपकाई, अपने सामने ठंडे तालाब को देखा और संतुष्टि व्यक्त की। उसने गूहे की ओर अपना छोटा सिर हिलाया, फिर छोटा एक हरे रंग की रोशनी में बदल गया और सीधे 9 रंग के पवित्र कमल के शरीर में प्रवेश कर गया। एक पल में 9 रंग के पवित्र कमल ने एक चमकदार 9 रंग की रोशनी बिखेरी और सामने ठंडे तालाब की ओर तैरते हुए अंत में तालाब के केंद्र में उतर गया। गूहे किनारे पर खड़ा था, शांत ठंडे तालाब को देख रहा था। बीच में एक थोड़ा बड़ा 9 रंग का पवित्र कमल खड़ा था और चमकीले 9 रंग की रोशनी ठंडे तालाब की पूरी सतह पर प्रतिबिंबित हो रही थी, जिससे एक रंगीन और चमकदार दृश्य बन रहा था।
अचानक बूही की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी नजर पानी पर 9 रंग के पवित्र कमल पर केंद्रित हो गई। 9 रंग के पवित्र कमल पर 9 रंग की रोशनी के खिलने के साथ स्पष्ट रूप से एक शक्ति उसमें समाहित हो गई। जैसे ही यह शक्ति प्रवेश करती है, पवित्र कमल पर 9 रंग की रोशनी और भी अधिक चमकदार और उज्ज्वल हो जाती है। क्या ये सितारों की शक्ति है? बूही ने 9 रंग के पवित्र कमल को ध्यान से देखा, उसमें समाहित अज्ञात शक्ति को ध्यान से महसूस किया, अपने मन में अटकलें लगाईं। सितारों की शक्ति निस्संदेह डूकी हुई की तुलना में अधिक शक्तिशाली शक्ति थी। 9 रंग के पवित्र कमल की असाधारण क्षमता सितारों की शक्ति के अवशोषण से संबंधित हो सकती है। सितारों की शक्ति के तंतुओं के 9 रंग के पवित्र कमल में समाहित होने के साथ पवित्र कमल के पास के क्षेत्र में मूल रूप से शांत पानी की सतह पर अचानक अनगिनत बुलबुले दिखाई दिए। बूही की आंखें चमक उठी और वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि 9 रंग के पवित्र कमल की जड़ में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा बाहर निकल रही थी। ये 9 रंग के पवित्र कमल की सितारों की शक्ति को अवशोषित करने और स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को संघनित करने की क्षमता थी। इतनी समृद्ध स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा, ठंडे तालाब से स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को बाहर निकलते हुए देखकर बूही की आंखें आश्चर्य से भर गईं। इस तरह से ये बहुत जल्द ही होगा जब पूरी घाटी की स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा अत्यधिक समृद्ध हो जाएगी। घाटी में हो रहे बदलावों को देखते हुए बूही कई ऐसे यह कहने से खुद को रोक नहीं पाए, कई एक आत्मा शक्ति अवरोध स्थापित करे और पूरी घाटी को छिपा दे। अध्याय 154 औषधि उद्यान की स्थापना। जैसे ही बूही के शब्द गिरे, ठंडे तालाब में 9 रंगीन पवित्र कमल ने अचानक एक हरे रंग की रोशनी उत्सर्जित की और कई की छोटी आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। ये छोटी बच्ची 9 रंगीन पवित्र कमल के पत्ते के बीच में खड़ी थी, अपने छोटे हाथों से इशारा कर रही थी और एक रहस्यमयी हाथ की मोहर बना रही थी। अगले ही पल बूही की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने महसूस किया कि छोटी बच्ची से एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा शक्ति निकल रही है जो बाहर की ओर फैल रही है। बूही की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस बार कई ने उपाय सीख लिया था और उसने अपनी आत्मा शक्ति को उसकी ओर नहीं छोड़ा। शक्तिशाली और भयानक आत्मा शक्ति ने पूरी घाटी को घेर लिया, अंततः घाटी के ऊपर आकाश में एक पर्याप्त आत्मा अवरोध का निर्माण किया। एक विचार के साथ बूही ने बाहरी दुनिया का पता लगाने के लिए अपनी आत्मा शक्ति को छोड़ दिया। इसके बाद उसने पाया कि उसकी आत्मा शक्ति इस आत्मा अवरोध को भेद नहीं सकती, न ही वह बाहरी स्थिति की जांच कर सकती है। आत्मा क्षेत्र आत्मा शक्ति वास्तव में दुर्जय है। कुछ प्रयासों के बाद बूही ने अपनी आत्मा शक्ति वापस ले ली। उसकी आंखों में विस्मय की झलक दिखी, फिर उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। कैर की आत्मा क्षेत्र आत्मा शक्ति अमूर्त को मूर्त में बदलने के बिंदु पर पहुंच गई थी। उसने जो आत्मा अवरोध बनाया था वह न केवल बाहरी आत्मा शक्ति अन्वेषण को रोक सकता था, बल्कि घाटी के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा को भी बंद कर सकता था, जिससे रिसाव को रोका जा सकता था। इस स्तर पर घाटी के अंदर स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा के एक भयानक स्तर तक पहुंचने में बहुत समय नहीं लगेगा, जिससे यह एक वास्तविक साधना अभ्यारण्य बन जाएगा। बूही ने लगातार उबलते ठंडे तालाब को देखा। अपनी आत्मा शक्ति धारणा का उपयोग करते हुए उसने पाया कि ठंडा तालाब अब प्रचुर मात्रा में स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा से भी भर गया था। कुछ ही समय में पूरा गहरा ठंडा तालाब स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा द्वारा सीधे आत्मसात हो जाएगा और शुद्ध ऊर्जा के एक कुंड में बदल जाएगा। बूही को यह याद आए बिना नहीं रहा कि जब उसने मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज की एक घाटी में 7 रंगों वाले पवित्र कमल की खोज की थी। 7 रंगों वाले पवित्र कमल ने भी ऊर्जा जल का एक कुंड संघनित किया था। शायद कुछ ही समय में पूरा गहरा ठंडा तालाब अत्यंत शुद्ध ऊर्जा जल बन जाएगा। घाटी के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा में परिवर्तन महसूस करते हुए बूही के होंठ थोड़े मुड़े। ऐसा लग रहा था कि उसके विचार जल्द ही सच होने वाले थे। इसके बाद बूही घाटी के एक कोने में आया। यह विभिन्न फूलों, पौधों और थोड़ी मात्रा में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। इतनी समृद्ध स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा के साथ यह आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के विकास के लिए बहुत उपयुक्त है। 9 रंग के पवित्र कमल की उपस्थिति के साथ घाटी निस्संदेह प्रचुर ऊर्जा से भर जाएगी। यदि वह यहाँ एक औषधि उद्यान स्थापित करता है तो अंदर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां तेजी से बढ़ेंगी। स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के विकास को बढ़ावा दे सकती है, जिससे वे उच्च गुणवत्ता वाली बन सकती हैं। कीमिया की दुनिया में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के प्रभावों को देखने के अलावा आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का ग्रेड उनके विकास के वर्षों से भी निर्धारित होता था, और यह उन स्वर्ग और पृथ्वी की अवशोषित ऊर्जा की मात्रा से अधिक कुछ नहीं थी। यही कारण है कि प्रचुर मात्रा में स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा वाले स्थानों में उच्च श्रेणी के उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पैदा होने की अधिक संभावना थी। बूही का वर्तमान विचार इस घाटी में कीमिया जड़ी बूटियां लगाना था। समृद्ध स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा से पोषित ये जड़ी बूटियां जल्दी ही उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बन जाएंगी। 7वें दर्जे के कीमियागर बनने के बाद बूही को दवा को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त 7वें दर्जे की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की कमी से परेशानी हो रही थी। हालांकि उन्होंने 9वें दर्जे के कीमियागर की यादों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन यादें तो बस यादें ही थीं। इन यादों को आत्मसात करने के लिए बूही को लगातार कीमिया का अभ्यास करने और इन यादों को व्यवहार में लाने की जरूरत थी। इस तरह पर्याप्त अनुभव जमा करने के बाद अपने दिमाग में 9वें दर्जे के कीमियागर की यादों के साथ बूही आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएगा। बेशक बूही वर्तमान में 7वें दर्जे के कीमियागर हैं और 8वें दर्जे के कीमियागर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। 8वीं रैंक का कीमियागर बनना कीमिया तकनीक में सबसे कठिन नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित है। जब आध्यात्मिक क्षेत्र एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तभी कोई 8वीं रैंक का कीमियागर बनने के योग्य हो सकता है। और अब बूही के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने कीमिया अनुभव को बढ़ाना। हालांकि अब उसके पास 7वीं रैंक की गोलियों को परिष्कृत करने की जानकारी है, लेकिन उसे ऐसा करने का अवसर नहीं मिला है। छोटे गामा साम्राज्य में 7वीं रैंक की गोली के लिए आवश्यक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां जुटाना बेहद मुश्किल है।
अब 9 रंग के पवित्र कमल के प्रकट होने और सितारों की शक्ति को अवशोषित करके स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को संघनित करने की इसकी क्षमता के साथ गूही के दिमाग में एक विचार आया। 7वीं रैंक की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बिना वह उन्हें खुद ही बना लेगा। इस घाटी में मौजूद अत्यंत समृद्ध स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा गूही के लिए एक औषधि उद्यान स्थापित करने की आधारशिला होगी। गूही ने सोचा कि अगर वह भविष्य में इस घाटी में कुछ छठी रैंक की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लगाए तो अत्यंत समृद्ध स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा के साथ ये जड़ी बूटियां कुछ ही समय में 7वीं रैंक तक पहुंच जाएंगी। इन विचारों को अपने मन में कौंधते हुए गूही ने एक पल के लिए विचार किया और आखिरकार एक निर्णय लिया। फिर गूही ने अपने स्थानिक वलय से कुछ रसीली आध्यात्मिक जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें सीधे घाटी के एक कोने में लगा दिया। एक पिलकिंग के रूप में गूही के पास स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि उसके स्थानिक वलय में अधिकांश आध्यात्मिक जड़ी बूटियां अपनी जीवन शक्ति खो चुकी थी और अब उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था। ऐसा लगता है कि मुझे जीवंत आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का एक बैच लेने के लिए मित्तल नीलामी घर जाना होगा। गूही ने गुप्त रूप से निर्णय लिया। उसके बाद गूही घाटी छोड़ने की तैयारी करने लगा। हालांकि वह कुछ ही देर बाद रुक गया। इस घाटी में ऊर्जा बर्बाद नहीं की जा सकती। गूही ने घाटी में बढ़ती हुई प्रचुर मात्रा में स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा को देखा। फिर एक विचार के साथ उसने सिस्टम स्पेस से गोल्डन फेदर जायंट ईगल और क्रिम्सन फ्लेम डेमन ड्रैगन को मुक्त कर दिया। अगले ही पल पतली हवा से घाटी में 2 विशाल आकृतियां दिखाई दी। मास्टर, जैसे ही चील और ड्रैगन प्रकट हुए उन्होंने गूही को प्यार से पुकारा, लेकिन जल्द ही उन्हें घाटी में कुछ असामान्य महसूस हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा इतनी समृद्ध है। प्रचुर ऊर्जा से भरी घाटी को देखते हुए गोल्डन फेदर जायंट ईगल और क्रिम्सन फ्लेम डेमन ड्रैगन कुछ उत्साह दिखाने से पहले थोड़ा स्तब्ध थे, लालच से शून्य में ऊर्जा को निगल रहे थे। गूही ने थोड़ा मुस्कुराया, फिर 9 रंगीन पवित्र कमल के साथ संवाद किया और घाटी के ऊपर आत्मा अवरोध में एक अंतर खोला। उसके बाद गूही की आत्मा शक्ति इस अंतर के माध्यम से जारी की गई। शून्य में भटक रहे शून्य जानवर को बुलाया। थोड़ी देर बाद गूही के सामने पतली हवा से एक आकृति प्रकट हुई। फिर ये गूही की बाहों में झपट पड़ी। एक कोमल आवाज के साथ शून्य जानवर की छोटी चांदी की आकृति प्रकट हुई। गूही ने शून्य जानवर पर चांदी के तराजू को छुआ, फिर अपने 3 पालतू जानवरों को निर्देश देना शुरू किया। गूही के निर्देशों की सामग्री सरल थी। सबसे पहले, उनकी आज्ञा के बिना उन्हें घाटी छोड़ने की अनुमति नहीं थी। दूसरा, उन्हें गहरे ठंडे तालाब में 9 रंगों वाले पवित्र कमल को परेशान करने या गूही द्वारा हाल ही में बनाए गए औषधि उद्यान को नष्ट करने की अनुमति नहीं थी। तीसरा, उनके नेतृत्व के बिना घाटी में अतिक्रमण करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ बिना किसी दया के निपटा जाएगा। अध्याय 155 शून्य की शक्ति। हाँ गुरु। गूही के निर्देशों को सुनने के बाद गोल्डन फेदर जायंट ईगल और क्रिम्सन फ्लेम डेमन ड्रैगन दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। गूही ने संतुष्टि में सिर हिलाया। वास्तव में गोल्डन फेदर जायंट ईगल और क्रिम्सन फ्लेम डेमन ड्रैगन की ताकत के साथ 9 रंगीन पवित्र कमल से निपटना अपेक्षाकृत आसान होगा। गूही की चिंता यह थी कि अगर ये प्राणी उसकी आभा को धारण करते हैं तो 9 रंगीन पवित्र कमल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अगर वे लापरवाह थे और गलती से 9 रंगीन पवित्र कमल के मुख्य शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह विनाशकारी होगा। हालांकि कयर के तरीके असाधारण थे, उसका मुख्य शरीर अंततः एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी। गूही को यह भी यकीन नहीं था कि 9 रंगीन पवित्र कमल के मुख्य शरीर में आत्म सुरक्षा का कोई साधन था या नहीं, लेकिन सुरक्षा के लिए गूही स्वाभाविक रूप से उन्हें पहले से चेतावनी देना चाहता था। अगर 9 रंग वाले पवित्र कमल के साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ जिससे वह अपनी क्षमताओं का उपयोग करने से रोक दिया गया तो गूही वास्तव में मुश्किल में पड़ जाएगा। अचानक गूही ने अपनी नजर अपनी बाहों में मौजूद शून्य जानवर पर घुमाई। उसे अचानक याद आया कि छोटे जीव ने अभी तक उसके शब्दों का जवाब नहीं दिया था। हालांकि जब गूही ने अपनी बाहों में मौजूद जीव को देखा तो उसने पाया कि शून्य जानवर गहरे ठंडे तालाब के बीच में 9 रंग वाले पवित्र कमल को सीधे घूर रहा था। इसकी चांदी की आंखें तीव्र प्रकाश से चमक रही थी। ये दृश्य देखकर गूही ने भौहें सिकोड़ ली। इस छोटे जीव में काफी दुस्साहस था। उसने पहले ही आदेश दे दिए थे, फिर भी इसने 9 रंग वाले पवित्र कमल का ध्यान आकर्षित करने की हिम्मत की। थप्पड़। बिना किसी हिचकिचाहट के गूही ने शून्य जानवर के चिकने सिर पर एक सीधा थप्पड़ मारा। वो अचानक हमला करते हुए शून्य जानवर वास्तविकता में वापस आ गया। ये देखकर कि हमलावर गूही था, वह एक गंभीर स्वर में रोया। तुम छोटे मास्टर तुमसे बात कर रहे हैं, तुम क्या सोच रहे हो? गूही ने शून्य जानवर को घूरकर देखा, फिर अपना अनुरोध दोहराया, चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हें 9 रंग वाले पवित्र कमल के बारे में कभी कोई विचार नहीं रखना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। वो ये सुनकर शून्य जानवर फुसफुसाते हुए गूही की बाहों में सिमट गया। फिर शून्य जानवर के मुंह से एक कोमल आवाज आई, गुरु क्या मैं 9 रंग वाले पवित्र कमल के ऊपर साधना कर सकता हूँ? गूही को उसकी बातें सुनते और फिर से हमला करने की तैयारी करते देखकर शून्य जानवर ने जल्दी से कहा, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा करता हूँ। गूही ने एक भान उठाया और शून्य जानवर को संदेह से देखा। तुम 9 रंग वाले पवित्र कमल के ऊपर साधना करने पर क्यों जोर देते हो? 9 रंग वाले पवित्र कमल की दिशा में देखते हुए शून्य जानवर की चांदी की आंखों में एक भावुक रोशनी और एक कोमल आवाज दिखाई दी। इसके बाद कहा गया, गुरुजी मैंने 9 रंगों वाले पवित्र कमल के ऊपर के शून्य में अत्यंत समृद्ध शक्ति का अनुभव किया। अगर मैं वहां साधना करूं तो मेरी शक्ति में तेजी से सुधार होगा। शून्य की शक्ति। गूही ने अपने चेहरे पर आश्चर्य व्यक्त किया। क्या यह हो सकता है कि 9 रंग वाले पवित्र कमल में भी स्थानिक क्षमताएं थी? फिर गूही का मन चला गया। 9 रंग वाले पवित्र कमल के ऊपर समृद्ध स्थानिक शक्ति को ध्यान से महसूस करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति को मुक्त किया। वास्तव में यह अंतरिक्ष की शक्ति है। थोड़ी देर बाद गूही ने अपनी आत्मा शक्ति वापस ले ली और उसकी आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया। एक 6 सितारा डू पूर्वज के रूप में वह पहले से ही अंतरिक्ष की शक्ति को छू चुका था, इसलिए वह 9 रंग वाले पवित्र कमल के ऊपर समृद्ध स्थानिक शक्ति को महसूस कर सकता था।
क्या ये वास्तव में आपके लिए उपयोगी है? बूही एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर नीचे झुका और अपनी बाहों में शून्य जानवर से पूछा। मास्टर, जब तक मैं वहां साधना कर सकता हूँ, मैं जल्द ही आगे निकल जाऊंगा। शून्य जानवर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। ये सुनकर बूहे अंत में कुछ भावनाएं दिखाई। शून्य जानवर की क्षमताएं निस्संदेह असाधारण थीं। यदि ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता तो यह नौरंगीन पवित्र कमल से कम शक्तिशाली नहीं होता। बूही शून्य जानवर की ताकत बढ़ाने के लिए स्थानिक शक्ति वाले खजाने को खोजने में सक्षम नहीं होने के बारे में चिंतित था। अप्रत्याशित रूप से नौरंगीन पवित्र कमल ने एक बार फिर उसे एक सुखद आश्चर्य दिया। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद बूही गहरे ठंडे तालाब के किनारे आया और पानी की सतह के बीच में नौरंग के पवित्र कमल से कहा, कयर, क्या यह आपको प्रभावित करेगा यदि यह साथी आपके ऊपर साधना करता है? हालांकि शून्य जानवर की ताकत में सुधार महत्वपूर्ण है, बूही नौरंग के पवित्र कमल को अधिक महत्व देता है। यदि शून्य जानवर की साधना नौरंग के पवित्र कमल को प्रभावित करती है तो बूही बिना किसी हिचकिचाहट के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देगा। शून्य जानवर ने भी इस सिद्धांत को समझा और उसकी निगाहें जल्दी से नौरंग के पवित्र कमल की दिशा में मुड़ गईं, जिससे उसकी चांदी की आंखों में लालसा का एक संकेत दिखाई दिया। जिस क्षण बूही की आवाज गिरी, नौरंग के पवित्र कमल के ऊपर एक हरी रोशनी चमकी, जिससे कयर की छोटी सी आकृति दिखाई दी। ये शून्य की शक्ति, कोई प्रभाव नहीं। छोटा जानवर नौरंगों वाले पवित्र कमल के ऊपर तैर रहा था, अपने दुधिया हाथों से इशारे कर रहा था और बीच बीच में बूही के सवालों का जवाब दे रहा था। छोटे जानवर की प्रतिक्रिया सुनकर बूही ने राहत की सांस ली। दूसरी ओर शून्य जानवर ने एक आनंदित भाव दिखाया। उसने बूही की बाहों में अपना सिर हिलाया और उसके चांदी जैसे चिकने सिर ने बूही को उसे फिर से थपथपाने से नहीं रोका। जाओ, लेकिन याद रखो, नौरंगों वाले पवित्र कमल को प्रभावित मत करो। बच्चे जैसे शून्य जानवर को देखकर बूही ने एक बार फिर चेतावनी दी, बेचैनी महसूस करते हुए। मास्टर, मुझे पता है। कोमल आवाज के साथ शून्य जानवर तुरंत बूही की बाहों से गायब हो गया। बूही की आत्मा शक्ति ने इसे महसूस किया और उसने नौरंगों वाले पवित्र कमल के ऊपर शून्य जानवर की सांस महसूस की। ये छोटा लड़का वास्तव में बहुत तेज चलता है। असहाय रूप से अपना सिर हिलाते हुए बूही ने अपने बगल में क्रिम्सन फ्लेम डेमन ड्रैगन और गोल्डन फेदर जायंट ईगल को देखा। इस घाटी में ऊर्जा बहुत प्रचुर है। यहाँ रहो और अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दो, खासकर तुम, लिटिल गोल्ड। बूही की नजर उसके बगल में गोल्डन फेदर जायंट ईगल पर पड़ी, जो गंभीरता से कह रहा था, तुम्हारी ताकत अब सबसे कमजोर है। 7वीं रैंक तक पहुंचने के बिना खेलने के लिए बाहर जाने के बारे में मत सोचो। लिटिल गोल्ड, जो हमेशा चंचल रहता था, निस्संदेह बूही के शब्दों को एक भारी झटका लगा। गुरु के तिरस्कार भरे शब्दों को सुनकर लिटिल गोल्ड थोड़ा हतोत्साहित हुआ, लेकिन जब उसने सुना कि बूही उसे खेलने के लिए बाहर नहीं जाने देगा तो लिटिल गोल्ड कुछ हद तक घबरा गया। ये सोचकर कि यह मालिक का पहला पालतू था, लेकिन अब सबसे कम दर्जा प्राप्त था, लिटिल गोल्ड को अचानक थोड़ा गुस्सा आया। हुन्फ, एक दिन मैं इन लोगों से आगे निकल जाऊंगा और मालिक का अनुग्रह फिर से प्राप्त करूंगा। इसलिए दृढ़ स्वर के साथ लिटिल गोल्ड ने उत्तर दिया, समझ गया मालिक। बूही ने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर उसका आकार चमक उठा और उसने पृथ्वी की छोर तक पहुंचने के लिए तकनीक का उपयोग किया, घाटी को सीधे आकाश में खुलने के माध्यम से छोड़ दिया। बूही के जाने के बाद आत्मा अवरोध में अंतराल धीरे धीरे बंद हो गया। ... उसी समय युनलान संप्रदाय के मुख्य हॉल में गुरु, शिष्य के पास आपको बताने के लिए अच्छी खबर है। नालन यानरान एक उत्साहित चेहरे के साथ मुख्य हॉल की ओर भागा, एक सुंदर मुस्कान के साथ। मुख्य हॉल में युन, जो संप्रदाय के मामलों को संभालने में केंद्रित थी, ने नलन यानरान की उत्साहित चीख सुनी और खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन थोड़ा रुक गई। इस लड़की ने क्या अपनी साधना में एक और सफलता हासिल की है? अध्याय 156, युन का सदमा। क्या तुम 9 सितारा डू प्रैक्टिशनर तक पहुंच गए हो? मुख्य हॉल में युन के मुंह से एक चौंकने वाली आवाज निकली। युन ने अपनी आंखें चौड़ी की, उसके आकर्षक लाल होंठ थोड़े खुले और उसके लुभावने सुंदर चेहरे पर अविश्वास और असंतोष की अभिव्यक्ति दिखाई दी। अभी नालन यानरान मुख्य हॉल में उत्साह से दौड़ी और युन को अपना वर्तमान साधना स्तर दिखाया। ये देखकर कि नालन यानरान वास्तव में 9 सितारा डू प्रैक्टिशनर तक पहुंच गई थी और कोई भी 9 सितारा डू प्रैक्टिशनर नहीं बल्कि शिखर पर, युन अवाक रह गई। प्रतिक्रिया करने में उसे थोड़ा समय लगा। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि कुछ समय पहले नालन यानरान ने 7 सितारा डू प्रैक्टिशनर तक पहुंची थी। युन ने अनुमान लगाया कि नालन यानरान की प्रतिभा के साथ 8 सितारा डू प्रैक्टिशनर बनने में कम से कम 1 महीना और लगेगा। तो अब क्या हो रहा था? वह अचानक 9 सितारा डू प्रैक्टिशनर के शिखर पर कैसे पहुंच गई? अपने शिक्षक की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति को देखकर नालन यानरान को ये कुछ हद तक मनोरंजक लगा, लेकिन साथ ही उसे बूही के लिए और भी अधिक सम्मान महसूस हुआ। तकनीकों के संचरण की बूही की विधि वास्तव में असाधारण थी। ऐसे साधन यहाँ तक कि उसके शिक्षक जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी कभी नहीं सुने गए थे। नालन यानरान ने कई प्राचीन ग्रंथ भी पढ़े थे और संचरण जैसी तकनीक का कभी कोई उल्लेख नहीं था। ये सोचकर कि वह इतने कम समय में 7 सितारा डू प्रैक्टिशनर से 9 सितारा डू प्रैक्टिशनर के शिखर तक पहुंच गई थी, नालन यानरान को लगा कि वह सपना देख रही है और यह एहसास अभी भी कुछ हद तक अवास्तविक था। साथ ही अतीत में जियोयान के सामने उसने जो आत्मविश्वास को दिया था वह अब धीरे धीरे वापस आ रहा था। उस समय जियोयान की भयानक साधना गति की तुलना करने के बाद नालन यानरान काफी उदास हो गई थी और अपना पिछला आत्मविश्वास खो बैठी थी। लेकिन अब नालन यानरान को सब कुछ समझ में आ गया था। जियाओयान, जुनेर और अन्य लोगों की बढ़ती ताकत निस्संदेह गुहे की संचरण विधि के कारण थी। अब वह भी गुहे के संरक्षण में शामिल हो गई थी और तकनीक प्राप्त करने का आनंद ले सकती थी। नालन यानरान अपने दिल में आश्वस्त थी। चूंकि सभी एक ही शुरुआती रेखा पर खड़े थे, इसलिए वह किसी से नहीं हारेगी।
इस बारे में सोचते हुए नलन यानरान को गूही के निर्देशों के बारे में याद आया और उसकी आंखों में एक दृढ़ भाव चमक उठा। अगली बार जब उसे संचरण प्राप्त होगा तो उसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इस समय यूनयून आखिरकार अपने पूर्ण विस्मय से बाहर आ गई। उसने नलन यानरान को देखा और एक हैरान भाव से पूछा, यानरान जल्दी से मुझे बताओ क्या हो रहा है? तुम्हारी साधना अचानक कैसे बढ़ गई? नलन यानरान मुस्कुराए और कुछ भी नहीं छिपाया। उसने तुरंत यूनयून को गूहे द्वारा संचरण तकनीक का उपयोग करने की बात बताई। नलन यानरान की बातें सुनने के बाद यूनयून की चौंकने वाली अभिव्यक्ति और भी तीव्र हो गई। ट्रांसमिशन एल्डर गूही के पास वास्तव में ऐसी असाधारण विधि है। यूनयून का चेहरा विस्मय से भरा हुआ था और यह स्पष्ट था कि उसने पहले कभी ऐसी विधि के बारे में नहीं सुना था जिसने उसके विश्व दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। अचानक यूनयून को कुछ सूझा और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। दुर्भाग्य से जब एल्डर गूही ट्रांसमिशन तकनीक का उपयोग करते हैं तो क्या इसका उनकी साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ट्रांसमिशन तकनीक के पीछे के अर्थ को समझते हुए यूनयून ने जल्दी ही एक महत्वपूर्ण मुद्दे की खोज की। नलन यानरान भी ये सुनकर दंग रह गई। उसने पहले कभी इस समस्या के बारे में नहीं सोचा था और अब जब यूनयून ने इसे उठाया तो वह भी उलझन में फंस गई। हाँ, गूहे शिक्षक ट्रांसमिशन तकनीक का उपयोग करके अपनी खुद की साधना को नष्ट कर रहा है। क्या उसे अपनी खुद की साधना की परवाह नहीं है? नलन यानरान गहरी उलझन में पड़ गई। अचानक यूनयून ने डूजोंग स्तर पर गूहे की साधना के बारे में सोचा और उसका दिल अचानक साफ हो गया। डूजोंग स्तर पर अपनी साधना के साथ भले ही वह यानरान जैसे किसी व्यक्ति को तकनीकें प्रेषित करता हो, ये हानिकारक नहीं होना चाहिए। वह भी बहुत हैरान थी और क्षण भर के लिए भूल गई थी कि गूहे एक डूजोंग पावर हाउस था। हालांकि ये तथ्य कि गूहे नलन यानरान को उसकी साधना में सुधार करने में मदद करने के लिए संचरण तकनीक का उपयोग कर सकता है, यूनयून को छू गया। उसके विचार में गूहे ने नलन यानरान को अपना शिष्य बनाने के लिए सहमत होने पर पूरी तरह से उसका सम्मान किया। जानवर पर्वत गुफा में दोनों के बीच हुए समझौते के बारे में सोचते हुए, जब 3 साल का समझौता समाप्त हो जाएगा तो गूहे नलन यानरान को एक डुवांग में विकसित करेगा और अगर वह हार जाती है तो समझौते के अनुसार यानरान को अपना पता बदलना होगा। मास्टर सिस्टर गुफा में दृश्य धीरे धीरे यूनयून के दिमाग में कौंध गया। हारने पर होने वाले परिणामों के बारे में सोचते हुए यूनयून के तेजस्वी चेहरे पर शर्म की एक झलक दिखाई दी। शर्म महसूस करते हुए यूनयून ने यह भी महसूस किया तो ये लड़का बहुत पहले से तैयार था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना आश्वस्त है। यूनयून की नज़र में गूहे की संचरण तकनीक का उपयोग करने की क्षमता के साथ 3 साल के समझौते के आने पर नलन यानरान को डुवांग क्षेत्र में साधना कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वह पहले ही यह शर्त हार चुकी है। गूहे की छवि उसके दिमाग में कौंधी और यूनयून की खूबसूरत आंखों में एक जटिल भाव प्रकट हुआ। शायद उसे उसके प्रति इतना उदासीन नहीं होना चाहिए था। अपना सिर हिलाते हुए यूनयून ने अपने मन में जटिल विचारों को दूर कर दिया। नलन यानरान को देखते हुए उसने गंभीरता से कहा, यानरान चूंकि एल्डर गूहे आपकी साधना को बेहतर बनाने में आपकी मदद करने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए स्पष्ट है कि उन्हें आपके बारे में कोई संदेह नहीं है। आपको उनके ईमानदार इरादों को निराश नहीं करना चाहिए। ये सुनकर नलन यानरान के सुंदर चेहरे पर थोड़ी गरिमा दिखी और उसने आत्मविश्वास से कहा, गुरु आप निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से एल्डर गूहे को निराश नहीं करूंगी। नलन यानरान को अपने पुराने आत्मविश्वासी रवैये को फिर से हासिल करते देख यूनयून राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इस समय नलन यानरान ने अपनी अंगूठी में 7 रंगों वाले संत कमल के बारे में सोचा और गूहे के निर्देशों को याद किया। एक विचार के साथ उसने सीधे 7 रंगों वाले संत कमल को बाहर निकाला। गुरु, यह एल्डर गूहे द्वारा मुझे दिया गया तीसरा बैठक उपहार है। एल्डर गूहे ने मुझे निर्देश दिया कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से इस खजाने का भाग्य तय करने दूं। नलन यानरान ने 7 रंगों वाले संत कमल को यूनयून को सौंप दिया। यूनयून ने आश्चर्य से 7 रंगों वाले संत कमल को देखा और पूछा, यानरान यह क्या है? नलन यानरान ने फिर यूनयून को 7 रंगों वाले संत कमल के बारे में गूहे द्वारा दिया गया वर्णन दोहराया। सुनने के बाद यूनयून के चेहरे पर फिर से बहुत ज्यादा हैरानी हुई। वह विश्वास से नलन यानरान के हाथ में 7 रंगों वाले संत कमल को देखने लगा। यानरान, तुम कह रहे हो कि यह 7 रंगों वाला संत कमल स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को स्वायत्त रूप से इकट्ठा कर सकता है और यह बाहरी ऊर्जा से 10 गुना ज्यादा प्रचुर है। इस समय यूनयून नलन यानरान के शब्दों से पूरी तरह से स्तब्ध था। संप्रदाय के गुरु के रूप में यूनयून नलन यानरान से बेहतर इस 7 रंगों वाले संत कमल के महत्व को समझता था। सिर्फ इस 7 रंगों वाले संत कमल के साथ यूनयून संप्रदाय को विकसित होने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। संप्रदाय की ताकत दिन ब दिन बढ़ती गई और लगातार मजबूत व्यक्ति उभर कर सामने आए। यूनयून के विचार में ये 7 रंगों वाला संत कमल अकेले ही एक सुपरफोर्स को खरोंच से बनाने के लिए पर्याप्त था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना खजाना भी वह देने को तैयार होगा। इस समय यूनयून का मूड फिर से जटिल हो गया। थोड़ी देर बाद सभी जटिल भावनाएं गायब हो गईं और एक दृढ़ निश्चय नजर में बदल गईं। वह मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है तो मुझे उस समय जो कुछ हुआ उसके लिए उसके खिलाफ कोई शिकायत क्यों रखनी चाहिए? इसके अलावा उस दिन की बात पूरी तरह से उसकी गलती नहीं थी। संदिग्ध, लेकिन यह उसकी सोच है इसलिए इसे बदला नहीं जा सकता। आटिल्ड गूहे की छवि उसके दिमाग में कौंधी और यूनयून अपने दिल में बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। अध्याय 157 विदाई हेबोडोंग से मुलाकात। पहाड़ी घाटी से निकलने के बाद गूहे ने एक पल के लिए भी विराम नहीं लिया और सीधे शाही राजधानी की ओर चल पड़ा। एक क्षण बाद मितेर नीलामी घर में गूहे के आगमन की खबर मिलने पर मितेर नीलामी घर के प्रबंधक ने तुरंत किसी को मितेर टेंगशान को सूचित करने के लिए भेजा। जब से गूहे ने किंगमिंग लाइफ प्रोलॉन्गिंग पिल को परिष्कृत करने में मितेर टेंगशान की सहायता की थी, तब से मितेर टेंगशान ने उसे बहुत सम्मान दिया था। भगवान वैन किंग, क्या मैं आपकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछ सकता हूँ?
वीआईपी कमरे में मितेर टेंगशान के साथ विनम्रतापूर्वक बातचीत करने के बाद गूहे ने धीरे से एक सीट ली और मितेर टेंगशान ने सीधे मुद्दे पर आ गए। गूहे ने टेबल पर चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और फिर अपना इरादा बताया, मैं ओल्हाई को देखना चाहता हूँ। ये सुनकर मितेर टेंगशान हिल गया, लेकिन उसने एक शांत भाव बनाए रखा और कहा, लॉर्ड डनकिन, आप मजाक कर रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, ओल्हाई 1 दशक से अधिक समय से लापता है। इन सभी वर्षों में हमारे मितेर परिवार ने कभी भी खोज बंद नहीं की, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। अंत में मितेर टेंगशान ने भी आह भरी, काफी निराश दिखाई दिया। अगर गूहे ने राजधानी में आते ही अपनी आत्मा शक्ति को अलग नहीं किया होता, मितेर परिवार के भीतर हेबोडोन की आभा को महसूस करते हुए, तो वह मितेर टेंगशान की उपस्थिति से धोखा खा सकता था। चीफ टेंगशान, अगर मुझे यकीन नहीं होता तो क्या मैं जल्दबाजी में ओल्हाई से मिलने का प्रस्ताव रखता? मुझे उम्मीद है कि चीफ टेंगशान मेरी ओर से ओल्हाई को सूचित कर सकते हैं। बस उसे बताएं कि गूहे उससे मिलना चाहता है और वह निश्चित रूप से आएगा, गूहे ने शांत स्वर में कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में जानता था कि ओल्हाई वापस आ गया है? गूहे के आत्मविश्वास भरे व्यवहार को देखकर मितेर टेंगशान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे संदेह की भावना महसूस हुई। आखिरकार ओल्हाई की वापसी को 3 दिन से भी कम समय हुआ था और उसने सख्त आदेश जारी किए थे कि बाहरी दुनिया को उसके बारे में कोई भी जानकारी न दी जाए। गूहे को कैसे पता चला? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने ओल्हाई के बारे में जानकारी लीक कर दी हो? मितेर टेंगशान के दिमाग में कई तरह के विचार कौन थे, लेकिन अंत में उसने गूहे के अनुरोध को स्वीकार कर दिया और माफी मांगते हुए कहा, लॉर्ड डनकिन, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। अगर हमारे मितेर परिवार को ओल्हाई मिल गया तो हम आपको जरूर बताएंगे। मितेर टेंगशान को बार बार मना करते देख गूहे का दिल थोड़ा ठंडा हो गया। उसे अब दूसरे पक्ष के साथ मामले को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, चीफ टेंगशान, शायद ओल्हाई ने आपको नहीं बताया। मेरी मदद के बिना वह अपने जीवनकाल में कभी वापस नहीं आ सकता था। ओल्हाई वापस आया है या नहीं, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। गूहे ने अपने हाथ में चाय का प्याला जबरदस्ती नीचे रख दिया और मितेर टेंगशान को घूरने लगा। यह गूहे के शब्द आश्चर्यजनक थे और मितेर टेंगशान गूहे के रवैये को देखकर अचानक अनिश्चितता से भर गया। क्या ओल्हाई वास्तव में उसकी सहायता के कारण वापस लौटा था? इस समय उसे अचानक याद आया कि गूहे ने हाल ही में लगभग 1 महीने के लिए क्लाउड मिस्ट संप्रदाय को छोड़ दिया था और गूहे के क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में लौटने के कुछ समय बाद ओल्हाई सफलतापूर्वक वापस आ गया। उनके लौटने का समय बहुत अलग नहीं लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि गूहे ने जो कुछ भी कहा वह सच था? एक पल में मितेर टेंगशान के दिमाग में कई विचार कौंध गए। फिर उसने उदासीन गूहे पर नजर डाली और चुपके से एक निर्णय लिया। डनकिन, मैं माफी चाहता हूँ। मैं तुरंत एल्डरहाई को सूचित करूंगा। मितेर टेंगशान के चेहरे पर एक मुस्कान जल्दी से दिखाई दी। आखिरकार उसने स्वीकार किया कि एल्डरहाई वापस आ गया था। ये सुनकर गूहे ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने फिर से मेज पर चाय का प्याला उठाया और लापरवाही से कहा, आगे बढ़ो, कृपया एल्डरहाई को सूचित करो। मुझे उनसे चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, डनकिन। मितेर टेंगशान ने सिर हिलाया और फिर मिटेटेल नीलामी घर के एक प्रबंधक के साथ वह सीधे नीलामी घर से बाहर निकल गया। मितेर टेंगशान के चले जाने के बाद वीआईपी कमरे में केवल गूहे और मिटेटेल नीलामी घर के एक प्रबंधक रह गए। अगली नीलामी कब है? गूहे ने चाय की चुस्की लेते हुए और अपने बगल में प्रबंधक की ओर देखते हुए लापरवाही से पूछा। प्रबंधक ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, डनकिन के पास लौटते हुए आधे महीने में एक क्षेत्रीय स्तर की नीलामी होगी। शाही राजधानी के मिटेटेल नीलामी घर में नीलामी को मार्शल आर्ट के स्तर की तरह 4 स्तरों में विभाजित किया गया था, स्वर्ग, पृथ्वी, गहरा और पीला। उनमें से स्वर्ग सबसे ऊंचा था, लेकिन स्वर्ग स्तर की नीलामी दुर्लभ थी और शायद 1 या 2 साल में एक बार भी नहीं होती। हालांकि जब वे होते थे तो इसका मतलब था कि नीलाम की जाने वाली वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण थीं, जो गामा के लगभग आधे हिस्से से शक्तिशाली व्यक्तियों और नेताओं को आकर्षित करती थी। साम्राज्य क्षेत्रीय स्तर की नीलामी भी दुर्लभ थी, गहन स्तर की नीलामी अधिकाम थी और पीले स्तर की नीलामी हर समय खुली रहती थी। ये सुनकर गूहे कुछ हद तक दिलचस्पी लेने लगा। क्षेत्रीय स्तर की नीलामी में कुछ अच्छी वस्तुएं होनी चाहिए। गूहे के मन में जो था वह अपने लिए नहीं था। अपने संप्रदाय के तहत शिष्यों की बढ़ती संख्या के साथ उनके पास उन्हें देने के लिए उपयुक्त खजाने की कमी थी। इस प्रकार उन्होंने सोचा कि क्षेत्रीय स्तर की नीलामी में प्राप्त करने और फिर अपने शिष्यों को देने के लिए उपयुक्त खजाने हो सकते हैं। पिछली बार गूहे ने 5वीं श्रेणी का जादूकोर कवच, आइस हॉट कवच प्राप्त किया था, जिसे उन्होंने लिटिल मेडिकल फेरी को दिया था। बदले में उन्हें आइस मिस्टिक सेंट कवच मिला, जो टैगोर रेगिस्तान में बेहद मददगार साबित हुआ था। ये सोचते हुए गूहे ने प्रबंधक से कहा, अगली नीलामी के लिए वस्तुओं की सूची लाओ। स्टीवर्ट को कुछ देर के लिए आश्चर्य हुआ, फिर वह कुछ देर के लिए झिझका और फिर स्टोरेज रिंग से एक सूची निकालकर उसे सम्मानपूर्वक गूहे को सौंप दिया। कृपया इसकी समीक्षा करें, डनकिन। गूहे ने सूची ली और उसे ध्यान से जांचा। सूची में बहुत ज्यादा आइटम नहीं थे और गूहे ने जल्दी से उसे पढ़ना समाप्त कर दिया। उसके दृष्टिकोण से ये आइटम काफी सामान्य थे, लेकिन लिटिल मेडिकल फेरी और अन्य लोगों के दृष्टिकोण से 1 या 2 आइटम अच्छे लग रहे थे। उनमें से एक छायाविश कीटों के 1 दर्जन से अधिक अंडे थे। क्लाउड साम्राज्य से उत्पन्न ये कीड़े 4थी श्रेणी के जादुई जानवरों के बराबर थे। वे छिपने में माहिर थे और अप्रत्याशित घातक वार कर सकते थे। दूसरी वस्तु 5वीं श्रेणी का जादुई कोर हथियार, एक पवन विशेषता तलवार थी। ये नालन यानरान के लिए उपयुक्त होगी। सूची पढ़ने के बाद गूहे ने इसे वापस प्रबंधक को सौंप दिया और चुपचाप हाइबोडोन के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद गूहे को लगा कि कोई आ रहा है और फिर ग्रे लबादे में एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे वीआईपी कमरे में दाखिल हुआ। ग्रे लबादे में बूढ़े आदमी को देखकर गूहे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। है, हम फिर मिलेंगे। अध्याय 158, लेन देन। गूहे, तुम यहाँ क्यों आए हो, बच्चे?
जब हाई बोडोंग अंदर आया तो वह अपने चेहरे पर शांत भाव लिए सीधे बूही के पास जाकर बैठ गया। तुम अभी जा सकते हो, हाई बोडोंग ने पास में खड़े प्रबंधक को निर्देश दिया। हाँ एल्डर हाई, प्रबंधक ने ये सुनते ही तुरंत सम्मानपूर्वक वीआईपी कमरे से बाहर निकल गया। बूही ने हाई बोडोंग की ओर देखा और उससे निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए शांति से कहा, बधाई हो एल्डर हाई, अपनी ताकत वापस पाने और शिखर पर लौटने के लिए। इस बार बूहे हाई बोडोंग में स्पष्ट रूप से अंतर महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले का आत्मविश्वासी बर्फ सम्राट वापस आ गया हो। इसलिए बूहे ने अनुमान लगाया कि हाई बोडोंग ने रिवाइवल पर्पल स्पिरिट पिल ली है, अपनी ताकत वापस पा ली है और अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पा लिया है। आखिरकार हर मजबूत व्यक्ति का अपना व्यवहार होता है। तुम्हारी नजर हमेशा इतनी तेज होती है बच्चे। बूहे को सिर्फ एक नजर में देखकर हाई बोडोंग कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। उसके बूढ़े चेहरे पर बेबसी की झलक दिखाई दी। फिर हाई बोडोंग ने कहा, मैंने टिंगशान को निर्देश दिया है कि वह उस मामले को संभाले जो आपने मुझे सौंपा है। ये संभावना नहीं है कि हमें अल्पावधि में कोई अच्छी खबर मिलेगी। हाई बोडोंग ने मान लिया कि इस बार बूहे की यात्रा सूची के पिछले मुद्दे से संबंधित थी, इसलिए उसने तुरंत समझाया। ज़ोंगब्रेक अथ्रुपिल के लिए आवश्यक सामग्री अत्यंत दुर्लभ है। छोटे जियामा साम्राज्य के भीतर भी उन्हें इकट्ठा करना चुनौतीपूर्ण है। यहाँ तक कि अमीर मितेर परिवार भी इसे कम समय में पूरा नहीं कर सकता था। बूहे स्वाभाविक रूप से इस तर्क को समझ गया, लेकिन वह जल्दी में नहीं था। ज़ोंगब्रेक अथ्रुपिल यूनियन के लिए तैयार की गई थी। यूनियन की वर्तमान ताकत को देखते हुए 9 सितारा 2 सम्राट के स्तर तक पहुंचने में अभी भी कुछ समय लगेगा। बूहे इस बार छठी कक्षा की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आया था। पहाड़ के पीछे घाटी में अपने लिए एक औषधीय उद्यान स्थापित करने की तैयारी कर रहा था। ये सोचकर बूहे ने हल्के से मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, बड़े आपने गलत समझा है। मैं इस बार आपके साथ एक और लेन देन के लिए यहाँ हूँ। एक और लेन देन? ये सुनकर हेबोडोंग कुछ हैरान हुआ, बूहे को संदेह से देखते हुए, और कहा, तुम फिर से कौन सी योजना बना रहे हो? जब से टैगोर ग्रेट डेजर्ट में बूहे का सामना हुआ तब से हेबोडोंग को ऐसा लगा जैसे वह उसकी नाक के बल पर चल रहा हो। ऐसा लग रहा था कि बूहे उसके बारे में सब कुछ जानता था, जिससे हेबोडोंग उससे कुछ हद तक सावधान हो गया। इसलिए जब बूहे ने एक और लेन देन का प्रस्ताव रखा तो हेबोडोंग ने सहज रूप से विरोध किया। इस आदमी से निपटने का मतलब हमेशा कमजोर होना, हड्डी तक की गणना करना होता है। हाई बोडोंग के सतर्क रूप को देखकर बूहे शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या मैं वाकई इतना बुरा आदमी हूँ? मेरे बिना ये बुरा आदमी अभी भी टैगोर के महान रेगिस्तान में कछुए की तरह छिपा होता। बूहे ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसका भाव अपरिवर्तित रहा। उसने हाई बोडोंग को देखा, उसके होठों पर एक मुस्कान की झलक थी। चाहे आप कितने भी सतर्क क्यों न हो, आप इस व्यापार का विरोध नहीं कर पाएंगे। अपने मन में विभिन्न विचारों के साथ बूहे रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और कहा, बड़े हाई, क्या आपने कभी अनंत जीवन मनका के बारे में सुना है? अनंत जीवन मनका? ये सुनकर हाई बोडोंग का दिल कांप उठा। हालांकि उसने नहीं सुना था कि बूहे किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन अनंत जीवन शब्द वाला कोई भी खजाना असाधारण लगता था। ध्यान से विचार करने के बाद हाई बोडोंग ने पुष्टि की कि उसने अनंत जीवन मनका नामक खजाने के बारे में कभी नहीं सुना था। उसने आश्चर्य और संदेह से भरे चेहरे के साथ बूहे को देखा, पूछा, यह अनंत जीवन मनका किस तरह का खजाना है? क्या इसे खाने पर अमरता मिलती है? बूहे द्वारा उल्लिखित अनंत जीवन मनका स्वाभाविक रूप से कई द्वारा संघनित हरे गोले को संदर्भित करता है। उस हरे गोले में अत्यंत समृद्ध जीवन शक्ति थी, यहाँ तक कि उसके जैसा कोई व्यक्ति जो डूपूर्वक शक्ति है, सेवन के बाद अपने जीवनकाल को 100 साल तक बढ़ा सकता है। बूहे ने अनुमान लगाया कि एक डूवेनेरिक स्तर के व्यक्ति के लिए अनंत जीवन मनका का सेवन करने से उनका जीवनकाल कम से कम 200 साल तक बढ़ सकता है। चूंकि हरे गोले का कोई नाम नहीं था, इसलिए बूहे ने इसके जीवन विस्तार गुणों को देखते हुए इसे अनंत जीवन मनका नाम दिया। इस समय हाई बोडोंग के प्रश्न को सुनकर बूहे ने तुरंत समझाया, अनंत जीवन मनका एक छठी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटी है। जीवनसार की एक बूंद को संघनित करने में 1000 साल लगते हैं, जिसमें अत्यंत समृद्ध जीवन शक्ति होती है। डूपूर्वज स्तर पर इसका सेवन करने से व्यक्ति की आयु तुरंत 200 साल बढ़ सकती है, और यहाँ तक कि डू आदरणीय स्तर पर भी ये व्यक्ति की आयु में 100 साल जोड़ सकती है। जीवन की 200 साल की आयु। बूहे के शब्दों को सुनकर हाई बोडोंग अब अपना संयम नहीं रख सका। उसके बुजुर्ग चेहरे पर भय का भाव दिखाई दिया और उसकी धुंधली आंखें चौड़ी हो गई। जाहिर तौर पर उसे बूहे के शब्द कुछ अविश्वसनीय लगे। हाई बोडोंग तेजी से सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका, ये सोचकर कि अगर वह इस अनंत जीवन मनका को प्राप्त कर ले तो वह संभावित रूप से अपनी आयु 200 साल बढ़ा सकता है। 200 साल की उम्र निश्चित रूप से वह डूवेनेरिक क्षेत्र या यहाँ तक कि पौराणिक डूपूर्वज क्षेत्र में भी प्रवेश करने में सक्षम होगा। क्या वास्तव में दुनिया में ऐसा कोई खजाना है? हालांकि शुरुआती झटके के बाद हाई बोडोंग बूहे के चेहरे पर मुस्कान को देखकर फिर से सवाल करने से खुद को रोक नहीं सका। आखिरकार उसने अनंत जीवन मनका जैसे खजाने के बारे में कभी नहीं सुना था। हाई बोडोंग की थोड़ी संदिग्ध अभिव्यक्ति को देखकर बूहे जरा भी परेशान नहीं हुआ। उसने सिर हिलाया और कहा, निश्चित रूप से, क्योंकि मेरे पास 2 अनंत जीवन मनके हैं, साथ ही छठी कक्षा की आध्यात्मिक जड़ी बूटी भी है। तुम्हारे पास अनंत जीवन मनका है? बूहे की बातें सुनकर हाजी बोडोंग के चेहरे पर एक बार फिर हैरानी के भाव उभर आए। फिर उसने कुछ सोचा, अपनी आंखें मूंद ली और शांति से कहा, इस अनंत जीवन मनके के बारे में मुझे जानकारी देने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? हालांकि यह बोडोंग ने अनंत जीवन मनका चाहा था, जैसा कि बूहे ने बताया था, लेकिन उसने अपना विवेक पूरी तरह नहीं खोया था। आखिरकार अनंत जीवन मनका की प्रामाणिकता, जैसा कि बूहे ने बताया था, की पुष्टि नहीं की जा सकती थी, और वह किसी ऐसी चीज के लिए अराजकता में नहीं पड़ सकता था जो केवल एक मनगढ़ंत बात हो सकती है। बड़े के पास गहरी अंतर्दृष्टि है। ये देखकर कि है बोडोंग ने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया।
बूहे अपने दिल में आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका कि बूढ़े लोमड़ी वास्तव में अनुभवी थे। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बूहे ने कहा, बड़े है, मैं अनंत जीवन मनका के लिए आपके साथ एक व्यापार करना चाहता हूँ। क्या आप इच्छुक हैं? अनंत जीवन मनका के लिए व्यापार? जैसा कि अपेक्षित था, जैसा कि बूहे ने अनुमान लगाया था, भले ही हाई बोडोंग ने संयम बनाए रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आभा में सूक्ष्म उतार चढ़ाव ने उसकी वर्तमान मनस्थिति को उजागर कर दिया, जो सतह पर दिखने वाली शांत स्थिति से बिल्कुल अलग थी। कुछ देर की खामोशी के बाद हाई बोडोंग के आसपास की आभा आखिरकार शांत हो गई। उसने बूहे से आंखें मिलाई और गंभीरता से कहा, मुझे बताओ, हमें व्यापार को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए? ये सुनकर बूहे ने एक मुस्कान प्रकट की और गंभीर हाई बोडोंग की ओर देखते हुए कहा, ये सरल है, छठी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के 20 पौधे और मैं तुम्हें एक अनंत जीवन मनका दे सकता हूँ। अध्याय 159, छाया विशैले कीट के अंडे, पवन का गीत। छठी श्रेणी की आत्मा जड़ी बूटियों की 20 किस्में। बूहे के शब्दों को सुनकर हेबोडोन खुद को रोक नहीं पाया, परेशान होकर खड़ा हो गया और बोला, बूहे, तुम बहुत कुछ मान रहे हो। क्यों? एल्डर है। हेबोडोन की गुस्से का अनुमान लगाते हुए बूहे भाव शून्य रहा और तुरंत बोला, जब तक एल्डर है एक दीर्घायु मनका निकल सकता है, तब तक तुम अपना जीवन काल 200 साल तक बढ़ा सकते हो। छठी श्रेणी की आत्मा जड़ी बूटियों की 20 किस्में 200 साल के जीवन के लिए, चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, ये बहुत लाभदायक सौदा लगता है। एल्डर है, आप लाभ देखने में विफल नहीं होंगे, है न? बूहे ने हेबोडोन को एक धूर्त मुस्कान के साथ देखा, उसके होठों पर उपहास का एक संकेत खेल रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि दूसरा पक्ष उसके अनुरोध पर सहमत होगा। 200 साल का जीवन हाई बोडोंग जैसे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण था, जो डूजोंग क्षेत्र में प्रवेश करने की कगार पर था। उनके पास केवल एक चीज की कमी थी, वह था पर्याप्त समय। इन 200 वर्षों के साथ ये पर्याप्त से अधिक था। ये सुनकर हाई बोडोंग चुप हो गया। जैसा कि बूहे ने उल्लेख किया था, दीर्घायु मनका का प्रलोभन हाई बोडोंग के लिए बहुत बड़ा था। भले ही उसने अभी तक बूहे के हाथों में दीर्घायु मनका नहीं देखा था, हाई बोडोंग अभी भी जोखिम लेने को तैयार था। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद हाई बोडोंग ने आखिरकार हार मान ली। ठीक है, मैं सहमत हूँ। एक दीर्घायु मनका के लिए छठी श्रेणी की आत्मा जड़ी बूटियों की 20 किस्में। हालांकि जब आप छठी श्रेणी की आत्मा जड़ी बूटियों की 10 किस्में एकत्र करते हैं, तो मैं अपनी आंखों से दीर्घायु मनका देखना चाहता हूँ। अन्यथा ये सौदा बंद है। अपने बयान के अंत में हाई बोडोंग का स्वर बेहद दृढ़ हो गया। स्पष्ट रूप से यह उनकी अंतिम पंक्ति थी। अर्थ स्पष्ट था, दीर्घायु मनका को अपनी आंखों से देखने से पहले वह बूहे के अनुरोध को पूरा करने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। अच्छा, हाई बोडोंग के अनुरोध के बारे में ज्यादा झिझक के बिना बूहे ने सीधे सहमति दे दी। कैयर हर दिन एक हरा मनका गाढ़ा कर सकता था, जबकि ये दूसरों के लिए बेहद कीमती था। बूहे ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसने ये भी सोचा कि वह हेबोडोंग को छठी कक्षा की स्पिरिट जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करने के लिए थोड़ा सा स्वाद दे सकता है। बूहे की त्वरित सहमति ने हेबोडोंग की कई चिंताओं को दूर कर दिया। उसे बूहे के दीर्घायु मनके के उल्लेख पर विश्वास था। टेंगशान, अंदर आओ। उसके बाद हेबोडोंग ने वीआईपी कमरे के बाहर चिल्लाया। जैसे ही आवाज गिरी, मित्र टेंगशान ने धीरे धीरे वीआईपी कमरे में प्रवेश किया, सम्मानपूर्वक हेबोडोंग को देखा और धीरे से कहा, बड़े, आपके आदेश क्या हैं? हेबोडोंग की उदासीन निगाह मित्र टेंगशान पर पड़ी। धीरे से कहा, परिवार में हमारे पास वर्तमान में कितनी छठी कक्षा की स्पिरिट जड़ी बूटियां हैं? छठी कक्षा की स्पिरिट जड़ी बूटियां। ये सुनकर मित्र टेंगशान थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। एल्डर हाई को रिपोर्ट करते हुए, परिवार में वर्तमान में छठी श्रेणी की स्पिरिट जड़ी बूटियों की 7 किस्में हैं, जो सभी परिवार के औषधीय उद्यान में लगाई गई हैं। मित्र परिवार के पास एक औषधीय उद्यान था, जहां उन्होंने वर्षों से परिश्रमपूर्वक सभी स्पिरिट जड़ी बूटियां एकत्र की थी, जो उन्हें मिल सकती थी। यह शाही राजधानी में 3 प्रमुख परिवारों में से एक के रूप में मित्र परिवार की नींव थी। नीलामी की वस्तुओं को प्राप्त किए बिना भी मित्र परिवार अभी भी अल्पकालिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता था। केवल 7 किस्में। ये सुनकर हाई बोडोंग थोड़ा असंतुष्ट महसूस कर रहा था। यह उन 20 किस्मों से बहुत दूर था जिनकी उसे आवश्यकता थी। हाई बोडोंग की असंतुष्टि को समझते हुए मित्र टेंगशान ने एक कड़वी मुस्कान दिखाई और जल्दी से समझाया, बड़े हाई, मित्र परिवार के पास छठी कक्षा का किमियागर नहीं है। बहुत सारी छठी कक्षा की स्पिरिट जड़ी बूटियां इकट्ठा करने से कोई खास फायदा नहीं होगा। ये 7 किस्में अगली स्वर्ग श्रेणी की नीलामी के लिए तैयार की गई हैं। ये सुनकर हाई बोडोंग चुप हो गया, फिर कुछ निराश होकर अपना हाथ हिलाया। इसे भूल जाओ, बस ये 7 किस्में हैं। किसी को अभी उन्हें पहुंचा दो। इसके अलावा मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, किसी भी कीमत पर छठी कक्षा की स्पिरिट जड़ी बूटियां हासिल करो। जितनी ज्यादा उतना अच्छा। हाई बोडोंग ने उदासीनता से कहा, छठी कक्षा की स्पिरिट जड़ी बूटियां हासिल करो। ये सुनकर मित्र टेंगशान ने भौहें सिकोड़ ली। छठी कक्षा की प्रत्येक आत्मा जड़ी बूटी अत्यंत कीमती थी और उनमें से बड़ी मात्रा में प्राप्त करने से मित्र परिवार के वित्तीय संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। हालांकि यह हाई बोडोंग का आदेश था और हालांकि वह संतुष्ट था, लेकिन वह इसके खिलाफ नहीं जा सकता था। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ एल्डर है। मित्र टेंगशान अपने बगल में बूहे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। स्पष्ट रूप से एल्डर है के आदेश का इसकी किमियागर बूहे से कुछ लेना देना था। फिर हाई बोडोंग ने मित्र टेंगशान को फिर से संबोधित करते हुए कहा, आप अभी जा सकते हैं। सम्मानपूर्वक मित्र टेंगशान ने उत्तर दिया, हाँ एल्डर है। उसके बाद वह वीआईपी कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। रुको। इस समय बूहे अचानक बोल पड़ा। मित्र टेंगशान अपनी जगह पर रुक गया, बूहे को कुछ उलझन में देखते हुए। बूहे की नजर मित्र टेंगशान पर गई और कहा, इस बार नीलामी आइटम सूची में सूचीबद्ध छाया विशैले कीट अंडे और हवा की धुन मुझे पसंद आई है। हमेशा की तरह कबीले के मुखिया टेंगशान, अपनी कीमत बताओ।
ये सुनकर मिथिर टेंगशान ने अपनी भौहें सिकुड़ी और विनम्रता से मना कर दिया, लॉर्ड अल्केमिस्ट, ये हमारे नीलामी घर के नियमों के अनुरूप नहीं है। अगर आप वास्तव में इच्छुक हैं तो आप नीलामी के दिन तक प्रतीक्षा कर सकते हैं और तब उन पर बोली लगा सकते हैं। मिथिर टेंगशान के इनकार से बेपरवाह बूहे ने अपनी नजर हाइबोडोंग पर घुमाई और सहजता से कहा, बड़े हाय, मेरी मदद करो, मुझे इनकी तत्काल आवश्यकता है। हाइबोडोंग ने अपनी आंखों में भ्रम की झलक के साथ पूछा, तुम्हें इनकी क्या जरूरत है? इनका अपना उपयोग है। बड़े हाय, तुम मुझे ये छोटा सा उपकार देने से मना नहीं करोगे, है न? बूहे ने आगे कुछ नहीं बताया, बस हाइबोडोंग को ध्यान से देखा। कुछ देर की खामोशी के बाद हाइबोडोंग ने मिथिर टेंगशान की ओर देखा और उदासीनता से कहा, टेंगशान, इसे उसके लिए ले आओ। ये सुनकर मिथिर टेंगशान का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ एडर हाय। इसके बाद मिथिर टेंगशान वीआईपी कमरे से बाहर चला गया। एक पल बाद वह वीआईपी कमरे में वापस आया। उसके दाहिने हाथ में बैंगनी रेशम का डिब्बा और बाएं हाथ में हरी तलवार थी। लॉर्ड अल्केमिस्ट, यही तो तुम चाहते थे। मिथिर टेंगशान ने बिना किसी भाव के गूही को सामान सौंप दिया और शांति से कहा, गूही जानता था कि उसके दिल में असंतोष है, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। उसने बिना कुछ कहे बैंगनी रेशमी डिब्बा और हरी तलवार स्वीकार कर ली। क्लिक करें। बूही ने बैंगनी रेशमी डिब्बा खोला और अंदर दर्जनों काले कीट के अंडे देखे। बूही को इन अंडों से निकलने वाली एक फीकी जीवन शक्ति का आभास हुआ। फिर बूही ने हरी तलवार को देखा। 5वीं श्रेणी के वायुगुण जादू कोर से जुड़ी इस तलवार को पवन की धुन कहा जाता था, जो वायुगुण लड़ने वाली ऊर्जा को बढ़ाने और उसकी शक्ति को बढ़ाने में सक्षम थी। धन्यवाद। बूही ने डिब्बा और तलवार को अपने भंडारण रिंग में रखा और मिथिर टेंगशान की ओर सिर हिलाया। बड़े हैं, मैं अब विदा लेता हूँ। एक क्षण बाद 6ठी श्रेणी की आत्मा जड़ी बूटियों की 7 किस्में प्राप्त करने के बाद बूही ने छाया विषैले कीट के अंडों और पवन की धुन का हिसाब चुकाया। फिर उसने सीधे हाइबोडोंग को संबोधित किया, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे समझौते को नहीं भूलेंगे। हाइबोडोंग ने गंभीर स्वर में कहा। बूही मुस्कुराया और कहा, बड़े हाय, निश्चिंत रहें, कृपया मेरी ईमानदारी पर भरोसा रखें। अध्याय 160, पवित्र भूमि का भ्रूण रूप। यूनान संप्रदाय के पीछे की पहाड़ में बूहे मितेर नीलामी घर से विदा होकर सीधी घाटी में चला गया। औषधीय उद्यान के स्थान पर पहुंचने पर बूहे ने सावधानीपूर्वक 6ठी श्रेणी की 7 किस्में लगाई जो उसने प्राप्त की थी। घाटी की समृद्ध पौष्टिक विश्व ऊर्जा में नहाए हुए औषधीय उद्यान में मौजूद आत्मा जड़ी बूटियां आश्चर्यजनक जीवन शक्ति बिखेर रही थी। जड़ी बूटियों की सुगंधित खुशबू पूरी घाटी में फैल गई। लाल रंग की लौ दानव ड्रैगन और सुनहरे पंख वाले विशाल का ईगल मोहक हर्बल खुशबू से आकर्षित होकर बगीचे में मौजूद 6ठी श्रेणी की आत्मा जड़ी बूटियों की कई किस्मों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। उनकी निगाहें एक स्पष्ट उत्सुकता से भरी हुई थी। कितना लुभावना दृश्य, उन्होंने सोचा। इन जड़ी बूटियों को एक ही घूंट में निगलने की तीव्र इच्छा के बावजूद क्रिम्सन फ्लेम डेमन ड्रैगन और गोल्डन फेदरी जायंट ईगल ने गुहे की पूर्व चेतावनी पर ध्यान देते हुए खुद को काफी प्रयास से रोका। समय तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही समय में 7 दिन बीत गए। ... गहरे ठंडे तालाब के केंद्र में 9 रंग का पवित्र कमल घने 9 रंग की चमक उत्सर्जित करता रहा। इसकी चमकीली चमक की हर स्पंदन के साथ विश्व ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा एक साथ खींची जा रही थी। ठंडे तालाब की सतह उबलने जैसी स्थिति में रही, लगातार कई बुलबुलें छोड़ती रही। 9 रंग के पवित्र कमल के ऊपर मंडराते हुए एक चांदी की आकृति कभी कभी चमकती थी, जो सूक्ष्म रूप से एक अंतरिक्ष बल की उपस्थिति को प्रकट करती थी। इन 7 दिनों के दौरान घाटी ने तारकीय ऊर्जा के निरंतर अवशोषण और विश्व ऊर्जा में इसके परिवर्तन के माध्यम से ऊर्जा की अविश्वसनीय रूप से सघन सांद्रता एकत्रित की थी। शून्य में भी धुंध से कण स्पष्ट थे, जो विश्व ऊर्जा की संघनित मूर्त रूप का संकेत देते थे। इनमें से प्रत्येक कण असाधारण रूप से शुद्ध विश्व ऊर्जा से ओतप्रोत था। ये घटना क्रिम्सन फ्लेम डेमन ड्रैगन और गोल्डन फेदरी जायंट ईगल की गतिविधियों के साथ साथ स्पिरिट जड़ी बूटियों के उनके काफी सेवन का संयुक्त परिणाम थी। यदि उनका सेवन न होता तो शून्य में धुंध जैसे कणों की सांद्रता निस्संदेह और भी अधिक स्पष्ट होती। इस समय घाटी के शून्य में क्रिम्सन फ्लेम डेमन ड्रैगन का विशाल रूप तड़प रहा था, जो हर सांस के साथ धुंध जैसे कणों की भीड़ को अवशोषित कर रहा था। ठंडे तालाब के किनारे के पास गोल्डन फेदरी जायंट ईगल ऊर्जा से भरे पानी से सीधे पीने के लिए झुका। 7 दिनों के बाद ठंडे तालाब का पानी लगभग पूरी तरह से विश्व ऊर्जा से आत्मसात हो गया था और उससे भरपूर हो गया था। बुरा नहीं है, इस डर से इन सभी स्पिरिट जड़ी बूटियों के आगे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बूहे ने औषधीय उद्यान में फलती फूलती स्पिरिट जड़ी बूटियों को संतुष्ट भाव से देखते हुए कहा। मितिर नीलामी घर से 6ठी श्रेणी की स्पिरिट जड़ी बूटियों की 7 किस्में प्राप्त करने और संप्रदाय के भीतर 5 और प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त करने के बाद बूहे ने अब अपने बगीचे में 6ठी श्रेणी की स्पिरिट जड़ी बूटियों की कुल 12 किस्में एकत्र कर ली थी। बगीचे में दर्जनों यदि सैकड़ों नहीं तो 4थी और 5वीं श्रेणी की स्पिरिट जड़ी बूटियां भी थीं। हालांकि बूहे ने 4थी श्रेणी से नीचे की स्पिरिट जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पूरी तरह से विकसित औषधीय उद्यान को देखते हुए उसे उपलब्धि की भावना भर गई। जल्द ही उसने 7वीं श्रेणी की स्पिरिट जड़ी बूटियों की काफी संख्या में कटाई करने की उम्मीद की, जिससे वह आत्मनिर्भरता के अपने प्रारंभिक लक्ष्य तक पहुंच गया। ये आया। बूहे के कंधे पर बैठी कैयर के छोटे हाथ ने उसके एक बाल को चंचलता से खींचा। बूहे ने नन्हे के माथे को धीरे से छूकर जवाब दिया, जिससे वह अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखते हुए मनमोहक आक्रोश का प्रदर्शन कर रही थी। फिर बूहे ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक नाजुक जैड बोतल निकाली, उसका ढक्कन खोला और उसे छोटे बच्चे को थमाते हुए धीरे से कहा, कैयर आओ, काम करने का समय हो गया है। कैयर, जो अभी भी दिल से बच्ची थी, जैड की बोतल देखकर अपनी नाराजगी भूल गई। उसकी उंगलियों पर हरी रोशनी जम गई और कुछ ही देर में एक हरा सिलेंडर बोतल में गिर गया। बूहे ने बोतल को सील कर दिया और उसे अपनी स्टोरेज रिंग में संतोषजनक ढंग से संग्रहित कर दिया। ये 7वां था। पिछले 7 दिनों से बूहे ने कैयर से हर दिन उसके लिए एक दीर्घायु मन का संघनित करवाया था।
अब अपनी स्टोरेज रिंग में बूहे ने कुल 7 दीर्घायु मनके जमा कर लिए थे। इसके बाद बूहे की नजर घाटी पर पड़ी और उसने संतुष्टि में थोड़ा सिर हिलाया। घाटी पहले से ही खेती की पवित्र भूमि के भ्रूण रूप को प्रकट करना शुरू कर चुकी थी। समय के साथ ये साधना के लिए एक सच्चा आश्रय बन जाएगा, जहां अभ्यास करना बाहर की तुलना में दर्जनों गुना अधिक प्रभावी होगा। चलो देखते हैं कि वह छोटी लड़की अपनी साधना में कैसा प्रदर्शन कर रही है, बूहे ने सोचा। अगले ही पल वह तेजी से घाटी के एक कोने में पहुंच गया। वहां किंगलिन एक सियान कमल के मंच पर बैठी थी। उसके हाथ एक अनोखी मोहर बना रहे थे, जो पूरी तरह से उसकी चारों ओर की विश्व ऊर्जा को अवशोषित करने में तल्लीन थी। बूहे ने उसकी प्रगति को महसूस करते हुए अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाया। किंगलिन की साधना प्रभावशाली रूप से 2 शिष्य के 9वें चरण तक पहुंच गई थी। शुरू करने के 2 महीने से भी कम समय में वह एक नौसिखिया से इस उन्नत चरण तक पहुंच गई थी। साधना की ऐसी दर अगर जानी जाती तो निश्चित रूप से कई लोगों को आश्चर्यचकित करती। हालांकि बूहे पूरे संदर्भ से अवगत थे। उन्होंने पहचाना कि किंगलिन की प्राकृतिक साधना प्रतिभा अपेक्षाकृत मामूली थी। 2 महीने से भी कम समय में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि काफी हद तक साधना संसाधनों की प्रचुरता के कारण थी। इनमें विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक तरल पदार्थ, सियान लोड्स प्लेटफॉर्म के त्वरित साधना लाभ और घाटी का पोषण करने वाला वातावरण शामिल था, जिसने पवित्र साधना भूमि के गुणों को ग्रहण करना शुरू कर दिया था। इस तीव्र प्रगति का मतलब है कि किंगलिन के लिए डू भंवर को संघनित करने और डू प्रैक्टिशनर बनने का समय आ गया है, बूहे ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। किंगलिन की साधना गति असाधारण रूप से तेज नहीं होने के बावजूद उसकी लगन और कभी भी सुस्त न होने वाले रवैये ने बूहे को बेहद प्रसन्न किया। दृढ़ता का ये स्तर कुछ ऐसा था जिसका मुकाबला मेहनती लिटिल डॉक्टर इमोर्टल भी नहीं कर सकता था। भविष्य में जब किंगलिन ने स्नेक गैदरिंग तकनीक में महारत हासिल की और ट्रिपल जैग ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपल्स की क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग किया, तो उसकी साधना गति में गुणात्मक छलांग लगना तय था। हालांकि उसने थोड़ी देर से शुरुआत की थी, लेकिन उसकी पकड़ने की संभावना अभी भी बहुत वास्तविक थी। किंगलिन को लगन से साधना करते देख बूहे ने उसे परेशान न करने का निर्णय लिया और उसके समाप्त होने तक चुपचाप प्रतीक्षा की। आधे घंटे बाद किंगलिन ने अपना साधना सत्र समाप्त किया। बूहे को देखकर उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा और उसने उत्सुकता से अपनी साधना प्रगति साझा की। आओ, अपने गुरु को तुम्हें बाहर ले जाने दो, बूहे ने किंगलिन के सिर को धीरे से सहलाते हुए कहा। उसे छोड़ने के लिए कैयर से संवाद करते हुए वह तेजी से किंगलिन के साथ घाटी से बाहर निकल गया। जब वे फिर से प्रकट हुए तो वे बूहे के आंगन में वापस आ गए। किंगलिन, ये क्यूई गैदरिंग पाउडर है। आज रात डू प्रैक्टिशनर दायरे को तोड़ने का प्रयास करो, बूहे ने उसे अपनी भंडारण अंगूठी से एक जेड बोतल सौंपते हुए निर्देश दिया। हाँ धन्यवाद गुरु, किंगलिन ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। उसका युवा चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। किंगलिन के जाने के बाद बूहे चाय के लिए अपने मंडप में लौटने ही वाला था कि वह अचानक रुक गया। उसकी आत्मशक्ति ने आंगन के बाहर खड़ी एक सुंदर आकृति को देखा था, जो आंगन की दिशा में निःशब्द भाव से देख रही थी। उसके सुंदर चेहरे पर कुछ झिझक दिख रही थी। वह यहाँ क्यों है, बूहे ने सोचा। उसका दिल उत्सुक हो गया। इस विचार के साथ उसकी आकृति आंगन से गायब हो गई।